नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में हम शामिल करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती को। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आज भी वो कारण ढूंढा जा रहा है कि जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर आ गई है। मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की है। बैठक में उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है। उनसे पूछा गया है कि कहां चूक हो गई, जहां पर बसपा इतने नीचे आ गई, उसके खाता भी नहीं खुला, वोट शेयर उसका गिर गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने नेताओं के साथ बात की है। आगे कई रणनीतियां भी उन्होंने तैयार की हैं। नए लोगों को नए मौके देने की भी बात कही जा रही है। इसी से पर बात करेंगे। हमारे साथ मार्तंड सिंह, हमारे सहयोगी, जो कि इस बैठक के कुछ मिनट्स को हमको बताएंगे। मार्तंड, क्या रहा इस बैठक में? एक लंबे समय बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने काडर के सभी बड़े नेताओं को बुला करके क्या बात की है? देखिए, सबसे पहले तो इस बैठक में जिसको लेकर सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी, आकाश आनंद को लेकर। आकाश आनंद को कल ही जो है नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यूं कहें कि जो उनका बनवास था 1.5 महीने बाद ही खत्म कर दिया जाता है। अब उनको जो है उत्तराखंड में स्टार कैंपेनर बना दिया जाता है, वो भी नाम लिस्ट में मायावती के बाद जस्ट दूसरा नाम आकाश आनंद का होता है। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आज जैसे बैठक शुरू हुई, मायावती जैसे बैठक उसमें हॉल में पहुंची तो सबसे पहले आकाश आनंद पास पहुंचते हैं और मायावती के पैर छूते हैं। मायावती हंस के उनके सर पे हाथ रखती हैं, फिर पीठ थपथपाती हैं। इससे जो है लगातार जो कयासों का दौर चल रहा था कि आकाश आनंद का भविष्य जो है वो अधर में है, अभी उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, ये तमाम अटकलों को भी विराम मिला। क्योंकि आकाश आनंद को जिस तरीके से पीठ मायावती ने थपथपाई, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, अगर पहले आप देखते थे मायावती की जब बैठकें होती थी तो मायावती की एक कुर्सी होती थी केवल बैठक में, उस हॉल में कोई दूसरी कुर्सी नहीं होती थी। मैं लगातार उस समय जब 2016 और 17 के आसपास की बात बता रहा हूं, जब मैं जाता था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई जाती थी, तो इवन सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश पाठक भी उस समय जो है 2015 के आसपास बहुजन समाज पार्टी में होते थे। ये लोग साइड में खड़े रहते थे, लेकिन वहां बाकायदा इस बार 4 कुर्सियां लगी, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा थे, आकाश आनंद थे, आकाश आनंद के पिताजी थे, और एक और कुर्सी लगी थी। तो कुल मिलाकर आकाश आनंद को लेकर एक संदेश देने, साफ तौर पे जो पार्टी के अंदर जो बातचीत चल रही थी कि आकाश आनंद को वापस लाना चाहिए, युवा चेहरे को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक धड़ा जो बहुजन समाज पार्टी का था वो लगातार यह मान रहा था कि आकाश आनंद का जो रवैया था, यानी जो आक्रामक रुख था, वो पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। जो खोया जनाधार है उसको वही वापस ला सकता है। ऐसे समय में जब चुनौती सामने, अब एक तरफ जो इंडिया ब्लॉक है उनका गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है बसपा के लिए, केवल इस वजह से कि उन्होंने जो बसपा का वोट बैंक था, जो कभी उस समय भी ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि 19 में साथ में गठबंधन में रहे, लेकिन इस चुनाव में ट्रांसफर हुआ। तो एक वो चुनौती, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो है चंद्रशेखर आजाद, उसको लेकर इस बैठक में इन्हीं मुद्दों पे चर्चा हुई। एक बड़ा फैसला भी लिया गया कि पार्टी का जनाधार बढ़ाना है, तो जो सदस्यता शुल्क अब तक 200 रुपये थी उसको जो है घटाकर 50 रुपये कर दिया गया। ये फैसला लिया गया इस तरीके से कि जो पार्टी का जो सदस्यता अभियान अब चलेगा वो अब हर बूथ लेवल पे ये अभियान चलाया जाएगा। ये बिल्कुल अब भाजपा जिस तरीके से करती थी कि बूथ लेवल, सबसे पहले हमारा बूथ सबसे मजबूत, भाजपा का यह नारा होता था हर चुनाव में लगभग, और सबसे ज्यादा फोकस भी भाजपा इस पे करती है। तो अब उसी आधार पे जो है बहुजन समाज पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी। और साथ ही साथ बैठक में एक और महत्वपूर्ण चीज पे चर्चा हुई। वो चर्चा ये थी कि बहुजन समाज पार्टी ने पश्चिमी क्षेत्रों में जिन मुसलमान प्रत्याशियों पे भरोसा जताया, आखिर वहां कहाँ कमी रह गई। इस पे खास तौर पे चर्चा हुई कि क्या मुस्लिम कैंडिडेटों पे हमने जो ज्यादा भरोसा किया उससे दोहरा हुआ कि एक तो मुसलमान हमको पहले ही वोट नहीं कर रहा था, वो गठबंधन की तरफ जा रहा था, वो उनको देख रहा था, जो कि भाजपा को चुनौती दे रहा है। और दूसरी तरफ इसकी वजह से क्या हमारा दलित वोट भी इसी की वजह से भी खिसक गया। तो ये इस पहलू पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो आकाश आनंद है, और आकाश आनंद को किस भूमिका में अब रखा जाए, आकाश आनंद किस तरीके से, क्योंकि आकाश आनंद युवा तो हैं, साथ ही साथ उनके पास एक टीम है जो बाकायदा, जो आज के समय में जो चुनाव, जो अब पुराने तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जो 1990 के दौर में बहुजन समाज पार्टी लड़ती रही है और उसी के तहत आज भी चल रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लोगों के पास मैसेज पहुंचाने के लिए अब आपको मन से भाषण देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तमाम सोशल मीडिया के साधन है। तो इसको कौन आगे लेके जा सकता है, ये आकाश आनंद, और इस पे कितना काम करना है पार्टी को, इन सब मुद्दों पे वहां पे चर्चा हुई। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था कि आखिर हमारा जो कोर वोटर था वो हमसे क्यों छिटका, ये सबसे बड़ी, ये लगातार हम लोग चर्चा करते रहे। इस बैठक में भी इस मुद्दे पे सबसे ज्यादा जो चर्चा जो
की गई वो इसी मुद्दे को लेकर की गई कि आखिर हमारा कोर वोटर जो कि कहीं नहीं जाता था, वो आंख बंद करके वो हाथी निशान और नीला झंडा वो देखता था और मुहर लगाकर चला आता था, आखिर वो क्यों डिस्टर्ब हुआ। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और खासतौर से उपचुनाव, चूंकि 10 सीटों पे उपचुनाव होना है और ऐसे में चंद्रशेखर रावण ने जिस तरीके से पूरी अपनी कवायद शुरू कर दी है, और 2 दिन पहले वीडियो भी आया था कि हम किसी गठबंधन में अब हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे और वो पूरी मुहिम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के हर एक विधान, पहले ये जिन सीटों पे उपचुनाव होना है इन्हीं सीटों पे चंद्रशेखर अपनी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता का विषय था और इसको लेकर ही चर्चा चल रही थी कि आखिर पार्टी किस रणनीति के तहत इन उपचुनाव में जाएगी। अच्छा, उपचुनाव में पार्टी जाएगी नहीं जाएगी उस पर तो निर्णय हो जाएगा जी। क्या इन उपचुनाव में वही सक्रियता मायावती जी की और आकाश आनंद की दिखाई देगी जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया है? क्योंकि अब यहाँ पे अगर सक्रिय नहीं हुए तो इन निचले स्तर पे मैसेज चला जाएगा कि ये लोग मतलब सिर्फ एक मौके की राजनीति होती है, उपचुनाव में अगर आप नहीं आएंगे तो आपका मतदाता और आपसे खिसकेगा। तो क्या कोई तैयारी ऐसी हुई है कि हमको उपचुनाव लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, उसी तरह कैंपेन करना है जैसे लोकसभा में हमने किया था, आकाश आनंद को आगे रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव लड़ने के लिए को लेकर 3-4 दिन पहले ही जो पार्टी से खबरें आ रही थी कि हरी झंडी बसपा सुप्रीमो की तरफ से दी जा चुकी है, उसको लेकर संगठन अपनी बैठकें पहले से कर रहा था, अपनी तैयारियां कर रहा था। लेकिन इस बैठक में चूंकि देश भर के सारे जो बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो संगठन के लोग हैं उनको बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा जो सबसे ज्यादा हो रही है वो इसी चीज को लेकर हो रही है कि उपचुनाव किस तरीके से लड़ा जाए। उपचुनाव लड़ना है ये डिसाइड हो चुका है, उपचुनाव में जाना है, लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि चुनौती दोहरी है इस बार, केवल एक सिंगल पार्टी नहीं है। भाजपा तो जहां उपचुनाव में है ही, दूसरी तरफ आपका कोर वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ चला गया है और वो गठबंधन इस बार फिर उपचुनाव में भी साथ लड़ेगा, इसके भी संकेत मिल चुके हैं। और तीसरी चुनौती चंद्रशेखर रावण है, तो इसको कैसे टैकल किया जाए उसको लेकर जो चर्चा हुई वो चल रही है। और सबसे पहली चीज इस पे यही चर्चा हुई कि आकाश आनंद, क्योंकि उत्तराखंड में आकाश आनंद को जो है स्टार कैंपेनर बना दिया गया है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुजन समाज पार्टी का कोई मतलब इस टाइप का कोई फिगर सामने नहीं आया है, कोई लिस्ट नहीं आई है। लेकिन ये जाहिर तौर पे ये आज की बैठक के बाद ये तय है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में भी मायावती के बाद जिम्मेदारी दी जाएगी और आकाश आनंद को ही आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि लगातार जो हम बात कर रहे हैं, जो यूथ है वो बहुजन समाज पार्टी में अभी तक ऐसा लीडरशिप डेवलप ही नहीं हो पाया कि जो यूथ को कैप्चर कर पाए। जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, यूथ उनके साथ रहा, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार आती है उसके बाद लोकसभा चुनाव होता है, वही यूथ भाजपा को वोट कर देता है। तो कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंध लगी। अब उसको बचाने की कवायद करनी है और जब तक यूथ आपके पास नहीं आएगा तब तक फील्ड पे रह के काम कौन करेगा, सबसे बड़ी चीज ये। और इसी को लेकर वो चर्चा जो है सबसे ज्यादा चल रही है। 2 गठबंधन बन चुके हैं, इंडिया ब्लॉक और एनडीए अलायंस हो चुका है। इन 2 गठबंधनों के बीच में अकेले चलने वाली जो राजनीति है, क्या इस पर भी कभी कोई बसपा में मंथन हो रहा कि नहीं अब हमको भी गठबंधन की राजनीति करनी चाहिए, नहीं तो 2 गठबंधन के बीच में पिस रहे हैं भाई, मेजॉरिटी ऑफ द जो वोट शेयर है वो यही दोनों गठबंधन लेके चले आ रहे हैं। तो बसपा में क्या कभी सोशल इंजीनियरिंग, जो पुरानी सोशल इंजीनियरिंग थी कि सबको जोड़ना है अपने साथ में, अलग अलग वर्गों को जोड़ना है, या गठबंधन जैसी कोई बात पर बात हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज को मिस कर रहा था। जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी 2007 या उसके पहले के चुनाव में जो अपनाती रही है, उस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे भी चर्चा हुई इस बैठक में कि उस फॉर्मूले को आज के समय में किस तरीके से लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का आप देखिए जब तक ग्राफ ऑल टाइम पीक पे रहा उस समय ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला ही काम आता था। हालांकि अगर आज के परिदृश्य में बात किया जाए तो वो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला इंडिया ब्लॉक यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, पीडीए ने बहुत बखूबी अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग, पीडीए इज ए वेरी गुड सोशल इंजीनियरिंग, उसके रिजल्ट्स मिले हैं। और इसी वजह से इस बैठक में इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा जो आकाश आनंद के बाद और जनाधार उपचुनाव में कैसे जाया जाए, जो सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई वो उसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को लेकर हुई। आप देखिए कि पिछले कुछ बैठकों से सतीश चंद्र मिश्रा
उस तरीके से सक्रिय नहीं दिख रहे थे लेकिन अब लोकसभा हो रहे चुनाव में। लेकिन आज की बैठक में वो तीसरी कुर्सी पे दिखाई देने लगे हैं। वो बीच पहली से कुर्सी एकदम पे वही गायब हुए। बैठे थे। इवन दो लोकसभा चुनाव में भी नहीं बिल्कुल, दिखे, बिल्कुल कहीं नहीं नहीं दिखे। दिख रहे थे। हाँ। बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा जो कि थिंक टैंक थे, जो कि माना जाता था कि वो फेस है मायावती फेस के है, बाद जी। बसपा में, वो गायब से हो गए थे। एक बार उनको फिर से लाया गया है पार्टी में और वो काम करते हुए दिखाई देंगे। यानी आकाश आनंद काम कर रहे हो दिखाई देंगे, सतीश चंद्र मिश्रा काम करते हुए दिखाई देंगे और तमाम नेता, अगर जैसा कि मार्तंड बता रहे हैं, जिनको अब काम दिया जाएगा इस बैठक के बाद, ये बात कहीं ना कहीं जरूर निकल के आएगी और एक कि और सबको चीज काम है, लेना है। कई पुराने नेता जो छोड़कर चले गए थे या जो संगठन के लोग जो पार्टी से किनारा कर लिए थे किन्हीं न किन्हीं कारणों से, वो आने वाले समय में आपको बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करते हुए दिख सकते स्वामी हैं। प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फिलहाल कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति कुछ थोड़ी दूसरे बीच में खबर हुई थी कि वो चाहते हैं कि बसपा के साथ, वो चाहते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि क्या मायावती जी चाहती हैं कि नहीं चाहती। बहुत सारे ऐसे नेता हैं बसपा की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं, संगठन में रहे हैं, आज वो अलग अलग पार्टियों में है, लेकिन ज्यादातर खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है। काम नहीं। तो हो सकता है आपके हिसाब से कभी उनको मौका मिले तो बिल्कुल। ये जो बैठक में ये जो एक पिक्चर पेश करने की कोशिश की गई सोशल इंजीनियरिंग वाली, उसी के तहत वो फॉर्मूला भी काम करेगा कि ये जो पुराने नेता हैं, देखिए बहुजन समाज पार्टी के जो पुराने नेता हैं, भले वो चेहरा बहुत बड़ा ना रहे हों, लेकिन वो जिस समाज से आते हैं और जिस लोकेलिटी से आते थे, वहां पे वो अपना काम करते थे और जो वोट बैंक था उसको पकड़ कर रखते थे। तो इसी वजह से अब जो है इस पे भी विचार हो रहा है कि पुराने फॉर्मूले पे वापस आया जाए और दरवाजे खोले जाएं, जो लोग चले गए थे उनको वापस लाया जाए। क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी के इस समय हम ले लें जौनपुर सीट, वो कभी बाबू सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, सांसद हैं सपा से। हाँ, कई ऐसे अंबेडकर नगर जहां बहुजन समाज पार्टी को हराना कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वहां पर इस बार बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वापस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे जाना है और इसी को लेकर जो इस बैठक में चर्चा हुई। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चीज थी कि जनाधार कैसे बढ़ाया जाए। सदस्यता शुल्क इसीलिए कम की गई है कि भैया पब्लिक के बीच में जाओ, सदस्यता जो अभियान है उसको बढ़ाया जाए। जी। तो कुल मिलाकर के पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को बदलाव के लिए तैयार कर लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कि एक अलग तरीके की राजनीति के लिए जानी जाती रही हैं, इस हार के बाद, इस करारी हार के बाद एक बार फिर से सबको उन्होंने इकट्ठा किया, सबसे सबकी राय मशवरा लिया, सबकी ओपिनियन ली और ये तय किया है कि अब सबको साथ में लेके चलना होगा, क्योंकि राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक बार एनडीए गठबंधन, और उस बीच में अगर आपको अकेले चलना है तो भी आपको सबको साथ में लेके चलना होगा। और वही पुराना सोशल इंजीनियरिंग, सबको साथ में लेकर के चलेंगे तभी आपको नतीजे मिलेंगे। इस बीच में आकाश आनंद के लिए भी अच्छी खबर है कि ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती को पता चल चुकी है कि अगर आकाश आनंद को हम साथ में रखेंगे तभी हमको बहुत सारे नतीजे आने वाले वक्त में मिलेंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी बैठक में ये जो निर्णय लिए हैं कितने सही हैं, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहिए डेली लाइन।